सुप्रभात, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य हिंदी की श्रृंखला की शुरुआत किए हैं, जो कि संबंधित विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि बात करें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो कि अभी री एग्जाम होना उसके लिए, इसके अलावा यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की बात करें जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हम पाठ्यक्रम को देखें, हालांकि पिछले दिनों इसका चर्चा किया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पाठ्यक्रम है ये इतना विस्तृत है कि यहाँ पे पूरी व्याकरण की तैयारी हो जाती है। व्याकरण के साथ साथ जो वकय वाला पार्ट होता है, शब्दकोश का पार्ट होता है, इसके अलावा रचना इत्यादि का जो पार्ट होता है, ये सब यहाँ पे कवर हो जाता है। इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए ये क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण। इन परीक्षाओं के अलावा अगर हम बात करें सीटेट की बात कर लें, स्टेट की बात करें, टेट में भी ये समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला की क्लास में हम लोगों ने जाना वर्णमाला क्या होता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, इनको विभिन्न उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के समय जो मुख की आकृतियां बनती है इसके आधार पर, विभिन्न आधारों पर हमने देखा था कि स्वर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, आसानी से उन चीजों को समझाता पड़ा था। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संधि। देखिए, जो हमने वर्णमाला पढ़ा था, वर्णमाला में पढ़ा था क्या? वर्णों के बारे में। वर्णमाला में हमने पढ़ा था वर्णों के बारे में, और इन्हीं वर्णों के सहयोग से हम आज पढ़ेंगे क्या? संधि। वर्णमाला के तुरंत बाद हम क्या पढ़ेंगे? संधि। देखिए, संधि के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है एक तरीके से जोड़, या कह सकते हैं संधि का मतलब होता है मेल। अब यहाँ पे जो मेल की बात हो रही है, जोड़ की बात हो रही, ये किसके मेल या जोड़ की बात हो रही है? यहाँ पे जोड़ या मेल की बात हो रही है वर्णों की। आपको समझे? चलिए डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं इस बात की। यहाँ पे परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है क्या? दो वर्णों के मेल से, किसके? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, विकार। विकार का मतलब, विकार का मतलब आप व्याकरण की भाषा में यही समझिएगा, यहाँ पर दो वर्णों के मिलने के बाद जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमको परिणाम मिल रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? विकार कह रहे हैं। ठीक है, इससे विकार से परेशान नहीं होना, आप इसके मूल भाव को समझिए क्या, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है उसी को हम क्या कह लेंगे? संधि। उदाहरण के साथ साथ एकदम बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की यानी परीक्षा के डेट अभी घोषित नहीं है, तो हम लोग बेहतरीन तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए, उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए, पिछले साल के क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको करना ही है लगातार लगातार आप लोगों को कक्षाओं से जुड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि क्लास को देखने के बाद आप सोचेंगे आगे देख लेंगे, पढ़ा के देख लेंगे 1.5 पर, 2x पर करके देख लेंगे। इससे नुकसान है, आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो उसका फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं किसका? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, या दो अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके संयोग से जो उत्पन्न विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जैसे लिखा गया क्या? हिमालय। यहाँ पे हिमालय है। अगर हिमालय को हम दो भागों में तोड़ें, हिमालय को दो भागों में तोड़ें, यहाँ पर देखेंगे क्या? दो अक्षर। यहाँ पे बात किया गया किसका? दो अक्षरों की। यहाँ पे दो अक्षरों के पास पास आने से बना हुआ क्या? हिमालय। वो दो अक्षर कौन कौन से हैं? पहला अक्षर है हमारा हिम, पहला अक्षर है हिम, और दूसरा अक्षर है क्या? आलय। आराम से समझिए और बेहतरीन तरीके। यहाँ पे पहला अक्षर है हिम और दूसरा अक्षर है आलय, और हिम और आलय के साथ मिलने से क्या बन गया? हिमालय। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, उठ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए। क्या हमने इसको हिम और आलय में ही क्यों तोड़ा? ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इसको लिखते हिमा, हिमा प्लस ले लिखते या इसको ऐसा लिख सकते थे क्या? हिमाल या ही प्लस मालय, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा भी तो इसको तोड़ा जा सकता था, लेकिन हमने ऐसा ही क्यों तोड़ा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि किसी भी शब्द को जो हम तोड़ रहे हैं दो भागों में, है ना, दो भागों में जब तोड़ते हैं
दोनों का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। संधि जब करते हैं, आगे हम संधि विच्छेद को समझेंगे। संधि करते समय या संधि विच्छेद करते समय, संधि या संधि विच्छेद करते समय हमें इस बात पे ध्यान देना होता है कि जिन दो भागों में हम तोड़ रहे हैं, जिन दो अक्षरों में हम बांट रहे हैं, उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए। क्या? उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ को अगर हम समझ लिए कि सार्थक भाग में ही तोड़ना है, तो संधि का आधा काम यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक, आधा काम खत्म हो जाता है, तो जो आधा बचता है उसका हमें नियम जानना होता है, किसको किस पे तोड़ते हैं और कैसे और क्यों तोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे हिमा प्लस लय को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? हिमा ये शब्द सही शब्द नहीं, ठीक है। लय तो है लेकिन हिमा सही शब्द नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भाग तो नहीं होगा। ठीक ही बात करें, ये कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा और माले कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए ऐसे भाग में हम नहीं तोड़ सकते। इसको सिर्फ इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि आगे बहुत सारे शब्द, मान लीजिए इस शब्द से आप बहुत परिचित हैं, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जिनका संधि विच्छेद करना होगा और हमें ये नहीं पता होगा कि दोनों का सार्थक अर्थ। ठीक है, तो समझते हैं इन्हीं चीजों के आधार पर। चलिए, यहाँ पर उदाहरण हमने लिया क्या? हिमालय का। हिमालय को दो भागों में बांटा, क्या मिला? हिम प्लस आलय। ठीक, हिम का मतलब आप समझ रहे हैं बर्फ से, आलय का मतलब रहने का स्थान, जैसे हिमालय, विश्रामालय। ठीक है, आलय जिस मिलेगा उसमें रहने से संबंधित होगा, आवास से। ठीक, चलिए यहां पर देख रहे हैं हिमालय में हमको दो चीजें मिल रही। हिम में म को अगर देखेंगे तो म को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, म प्लस आ, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा वर्ड इसमें मिला है? इसका मिला है क्या? आ वर्ड। ठीक है, आलय में क्या है? बड़ा वाला आ है। अब देख रहे हैं आ और आ को मिलाकर यहाँ पर क्या बन जा रहा है? यहाँ पर उत्तर दे रहा आपका आ। ये क्या है? एक प्रकार की संधि। ठीक है, एक प्रकार की संधि। आ को जोड़ा गया किससे? आ से। आ को जोड़ा गया आ से। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ऐसी कोई संरचना है जिसकी ऐसे घाट बने हुए हैं, ठीक है, और कोई दूसरी संरचना ऐसा जिसमें ऐसा घाट बना है। यहाँ पर अगर इस भाग को जोड़ना होगा तो ये वाला घाट इसमें बैठ जाएगा। यही काम करते हैं क्या? वर्ड। वही काम करते हैं क्या? वर्ड। वर्ड एक खांचे की तरह काम कर रहे हैं, दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में दो चीजें देखने को मिलती है, दो प्रकार के प्रश्न। एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या? ये संधि कौन सी है? संधि के प्रकार। ठीक, संधि के प्रकार, संधि के प्रकारों से प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक देखने को मिलेगा क्या? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। तो हमें जो प्रश्न देखने की प्रकृति है, जो प्रश्न मिलने की प्रकृति को, उसी के आधार पर हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे संधि कौन कौन से प्रकार की होती है उनको, और संधि का विच्छेद क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कोई भी। जैसे उदाहरण हमने ले लिया क्या? परमार्थ। परमार्थ हमने एक उदाहरण ले लिया और यहाँ पर देखा क्या? दो चीजें देखी। इसमें दो भाग हैं, पहला क्या है? परम है, और दूसरा क्या? अर्थ है। परम और अर्थ मिलकर क्या बन रहा है? परमार्थ। परम और अर्थ मिलकर क्या मिल रहा है? परमार्थ। यानी यहाँ पर क्या वर्ड मिला? आ मिला, और यहाँ पर आ मिला, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? बड़ा वाला। इस बात को समझेंगे, इस संधि का क्या नाम देंगे और क्यों देंगे, उसका भी नियम है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा संधि विच्छेद के बारे में भी जान लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि तो समझ लिया कि दो वर्णों का मेल, क्या? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऐसे सीधे सीधे आप कह सकते हैं क्या? दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। बात को समझा आपने? किन्हीं भी दो वर्णों का जब मेल होगा, मेल होने के बाद जो चीज उत्पन्न होगी, जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, उसी को क्या कर लेंगे? यहाँ पे बात करें संधि विच्छेद का। संधि से बने शब्दों को, संधि से बने शब्दों को उनके पूर्ण रूप में तोड़ना या विखंडित करना क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद थोड़ा सा अंतर है इसका। जैसे संधि है, संधि विच्छेद उसका एकदम क्या? अपोजिट है, उल्टा है। जैसे
हमने अभी पीछे उदाहरण लिया था किसका, हिमालय का, और हिमालय को हमने दो भागों में तोड़ा था। ये हिमालय क्या है, हिमालय शब्द से बना हुआ एक शब्द है। जब इसको हम दो भागों में लिख दिए क्या, हिम और आलय, ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे क्या, ये हिमालय का क्या है, ये है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी इन ये जिन दो शब्दों से बना था उनमें हमने बांट दिया, उसी को क्या कह लेंगे, संधि विच्छेद। सिंपल सी बात है। प्रश्न ऐसे मिलेगा, निम्नलिखित में से हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है, आपको पहचानना रहेगा कि कौन कौन सा है। हिम प्लस आले होगा, या ही प्लस माले होगा, या हिमा प्लस लय होगा। तो कहने का मतलब किस किस हिसाब से तोड़ा जाता है उसी को हमें रटना नहीं चीजों को, व्यवहार में प्रैक्टिकली आप ऐसे सोचते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए संधि के प्रकार को देख लेते हैं। देखिए संधियों को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। संधि का मुख्य रूप से तीन प्रकार होता है। पहली संधि क्या है, स्वर संधि। पहली संधि क्या है, स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। सभी संधियों के उप प्रकार भी उसको समझेंगे। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं स्वर संधि क्या है। ठीक है, स्वर संधि क्या है। देखिए अगर हम स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि का मतलब होता है किन्हीं दो स्वर वर्णों, किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम कहते हैं क्या, स्वर संधि। क्लियर है बात, लिखकर बता दें आपको। ठीक है, दो दो स्वर, यहाँ पे दो स्वर कौन सा, दो स्वर वर्णों, या ऐसे स्वर ही लिख दीजिए, दो स्वरों के मेल से क्या होता है, स्वर संधि, स्वर संधि बनता है। दो स्वरों के मेल से क्या होता है, स्वर संधि बनता है। व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन संधि की कहानी अलग, अभी हम इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आगे स्वर संधि हमें पढ़ना है। व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें एक स्वर हो सकता है, एक स्वर हो सकता है और एक व्यंजन हो सकता है, एक व्यंजन हो सकता है, अथवा ऐसा हो व्यंजन हो और व्यंजन। बात को समझा आपने, कहने का मतलब स्वर या व्यंजन का समूह, स्वर या व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन और व्यंजन का मेल हो, उससे जो विकार उत्पन्न होगा, उससे जो परिणाम उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन से। क्लियर है बात, यहां तक हमें लगता है बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ने, आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में क्या होता है, एक विसर्ग हो, एक विसर्ग हो तथा दूसरा दूसरा स्वर हो अथवा व्यंजन। कहने का मतलब एक विसर्ग होना चाहिए, दूसरा स्वर या व्यंजन हो, उससे मिलकर जो परिणाम उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे विसर्ग से। एक उदाहरण से समझ, जैसे कह दिया जाए क्या, दुखांत। दुखांत कहा गया, दुखांत का मतलब इसका विच्छेद करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है क्या, दुख मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, अंत मिल रहा है। इसमें कौन सा संधि है, इसमें है विसर्ग संधि। कैसे पता लगा, दुख में देख रहे हैं विसर्ग मिल रहा, और यहाँ पे क्या मिल रहा, और क्या ये स्वर। इस प्रकार की संधि क्या हो जाएगी, इस प्रकार की संधि हो जाएगी क्या, विसर्ग संधि। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्वर संधि के प्रकार को हम देख लेते हैं। आगे स्वर संधि को भी हम पांच प्रकारों में बांट के पढ़ते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, और यहाँ पर स्वर संचय, व्यंजन संचय और विसर्ग संचय अगर हम बात करें, प्रश्न ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं संधि से, तो तीन चार क्वेश्चन में आपको सम्मिलित रूप से तीनों प्रकार के संधियों से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं क्या, दीर्घ संधि। दूसरा इसे कहते हैं यण संधि। तीसरा गुण संधि। चौथा वृद्धि संधि है, और अंतिम है क्या, अयादि संधि। सभी संधियों के पहचान को, उसके उदाहरण को, उसका विच्छेद कैसे करते हैं, इनको हम आगे देखने वाले हैं। पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे किससे, दीर्घ संधि से। क्यों, इसका पहला भाग है। तो यहाँ पे पांच प्रकारों को आपने देख लिया। प्रश्न इस प्रकार से आपको भी देखने को मिलता है क्या, निम्न में से कौन
स्वर संधि, स्वर संधि नहीं है या है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि या स्वर संधि नहीं, स्वर संधि है या स्वर संधि नहीं, बात को शायद समझ रहे होंगे आप। ये पहचान हमें तब मिल पाएगी जैसे हम जैसे स्वर संधियां जितनी प्रकार की हैं सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद किसी भी शब्द को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि यह स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, अगर इसमें से पहचानना क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्वर संधि नहीं, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए हिमालय, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अगर हम ले लें क्या, लक्ष्मी इच्छा, ठीक है, गलत लिखा गया, लक्ष्मी इच्छा, ठीक। तीसरा अगर हम ले रहे हैं क्या, दुखांत, और अगर चौथा ले ले रहे हैं क्या, परमार्थ। यहाँ पे जो वर्ड हम लिए हैं, जो शब्द लिए हैं, इसमें से अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, अभी उदाहरण हमने वही लिया जो पीछे अभी बात किया था। यहाँ पर दुखांत देखेंगे, दुखांत स्वर संधि नहीं है बल्कि क्या है, विसर्ग संधि। इसी प्रकार से पहचानना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं क्या, दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो दीर्घ संधि है और वृद्धि संधि है इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है ना। कैसे, अभी बात करेंगे, पहले आइए देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। हम वर्णों से खूब बढ़िया से परिचित हैं, वर्णों से खूब बढ़िया से परिचित हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पे किन स्वर वर्णों की बात हो रही है, यहाँ पे स्वर वर्णों की बात होगी। क्यों, क्योंकि हम स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ से हम परिचित हैं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ को बढ़िया से पढ़ा था। तो देखते हैं यहाँ पर, जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, ठीक, या ऐसा कह लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो कोई लघु या दीर्घ कह लीजिए ना, या दीर्घ, या दीर्घ, आ, ई, उ और री। तो बच्चे समझिए, अगर ह्रस्व या दीर्घ कहने का मतलब लघु रूप, अ, ई, उ, री का लघु रूप हो पहले वर्ड में, तथा दूसरा जो भाग होता है उसमें भी इसी का तथा री में ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ, आ, ई, उ, री का मेल हो तो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। बात को समझा। यहाँ पे बात हो रही, देखिए शब्दों के दो भाग होंगे। जैसे यहाँ पर देख लिया हमने, उदाहरण हिमालय का ही ले रहे हैं, जैसे विद्यालय का ले लीजिए, छोड़िए, यहाँ पे विद्यालय लिया गया। विद्यालय का जो उदाहरण दिया गया, इसमें हम इसको तोड़ेंगे कहाँ से, जो बड़ा मात्रा होता है वहीं से तोड़ते हैं। बड़ा वाला मात्रा कहाँ पर, यहाँ पर है। मिलेगा क्या, विद्या और आलय। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, जब इसको तोड़ने के बाद जो पहला शब्द है, पहला शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में, यानी पहले शब्द के अंत में क्या मिल जाए, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ कहने का मतलब चाहे छोटा आ मिले चाहे बड़ा आ, चाहे छोटी ई मिले चाहे बड़ी ई, ऐसे छोटा वो मिले या बड़ा वो मिले, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ क्या मिले, आ, ई, उ और री मिले, ठीक है। तथा जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द के पूर्व में, दूसरे शब्द के पूर्व में क्या हो जाए, यही चीज ह्रस्व या दीर्घ मिले
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है दीर्घ संधि। बात क्लियर है, बात क्लियर है। उदाहरण यहाँ पे आपने लिया, जैसे विद्यालय का हमने उदाहरण ले लिया, तो विद्यालय में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर विद्या, विद्या में कौन सा मात्रा मिल रहा है, आ, ये क्या है, आ का दीर्घ है, ठीक है। आलय में क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, दीर्घ और दीर्घ मिलकर क्या बना रहा है, दीर्घ। या इसको साधारण तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए लघु, लघु किसकी बात हो रही है, आ, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, ये समझिए, यहाँ पर आ, ई, उ और री की ही बात हो रही है। यहाँ पे लघु और लघु मिलेगा तभी क्या बनेगा, तभी बनेगा दीर्घ। क्लियर है बात। या यहाँ पर दीर्घ मिलेगा, किसका, इसका दीर्घ मिलेगा या लघु मिलेगा, तभी क्या बनेगा, तभी बनेगा क्या, दीर्घ। इस प्रकार की संधि को, या ऐसा कह सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, दीर्घ मिले और दीर्घ मिले तब भी क्या बनेगा, तभी बनेगा दीर्घ। इस प्रकार की संधि जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। क्लियर बात। कहने का मतलब आ, ई, उ, री का चाहे लघु लघु से जुड़े, चाहे लघु दीर्घ से जुड़े, चाहे दीर्घ लघु से जुड़े या दीर्घ दीर्घ से जुड़े, सभी कंडीशन में क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। उसे कहेंगे हम क्या, दीर्घ संधि। कुछ उदाहरण को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण को समझते हैं। चलिए पहला उदाहरण ले रहे हैं हम, क्या, जैसे कह दिया जाए देहांत, देहांत, इसको तोड़ेंगे दो भाग में, इसका विच्छेद करेंगे, क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर क्या, देह प्लस अंत। अब देह प्लस अंत मिल रहा है, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, देह में कौन सा मात्रा मिल रहा है, अ, और अंत में क्या मिल रहा है, आ, यानी अ और आ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे आ बना रहा है। कैसा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। ऐसे देखेंगे धर्मात्मा में, धर्मात्मा में, धर्मात्मा को दो भाग में तोड़ेंगे, क्या मिलेगा, धर्म, देखिए जो बड़ा वाला मात्रा यहीं से तोड़ेंगे, धर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा, आत्मा। कौन सी संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। कैसे, यहाँ पे धर्म में क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, और आत्मा में क्या मिल रहा है, आ और आ मिल के क्या बना रहा है, यहाँ पे बड़ा वाला, इसे क्या कह लेंगे, धर्मात्मा। कौन सी संधि हो गया यहाँ पे, दीर्घ संधि। ऐसे देख लेते हैं शिवालय, एक उदाहरण ले लिया हमने, क्या, शिवालय, इसको तोड़िए। शिवालय को तोड़ेंगे कहां से, बीच से, यहाँ पे बड़ा वाला भाग क्या मिलेगा, शिव प्लस आलय। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, आ की मात्रा है शिव में, यहाँ पर आ की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, बड़ा, आ और बड़ा मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे बड़ा, ठीक है। चलिए ई वाला उदाहरण देख लेते हैं कुछ। कपीस, कपीस है, कपीस को तोड़ेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कपी और धन क्या मिल जाएगा, ईस, कपी धन ईस। इसको तोड़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला छोटी ई का मात्रा, क्या मिल रहा है, छोटी ई का मात्रा, और यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा। देख रहे हैं छोटी ई और बड़ी ई कर मिलकर क्या बना रहा है, बड़ी ई। यानी लघु क्या, ह्रस्व ई मिल रहा है और दीर्घ ई मिल रहा है, तो मिलकर क्या बन रहा है, दीर्घ ई बन रहा है। कौन सी संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। क्लियर है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नदीस का, इसमें भी सेम ऐसे होगा, क्या मिल जाएगा, नदी प्लस ईस। क्या देखने को मिल रहा, नदी में क्या होगा, नदी में बड़ी ई है और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहा, ये बना रहा बड़ी, ठीक। इस प्रकार से हम पहचानेंगे किसको, इस प्रकार से हम पहचानेंगे दीर्घ संधि को। क्लियर बात, ठीक। चलिए यहां से दीर्घ संधि को हमने खत्म किया। आगे जो बचे हैं चार संधियां, कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे ओवर। क्लास का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नए कुछ सवालों के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए